नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से टहलते हुए जा रहे थे और वे देखते हैं कि एक फार्मर है, वो अपने लैंड को टिल कर रहा है। टिलिंग मतलब जोतना, ठीक है। तो इन्होंने देखा, बच्चों ने देखा कि एक किसान है, वो अपने खेतों की क्या कर रहा है, जुताई कर रहा है, उस खेतों को जोत रहा है। तो फार्मर ने बच्चों को बताया कि वह व्हीट ग्रो कर रहा है, यानी गेहूं ग्रो कर रहा है। और उसने अपने सॉइल में जस्ट अभी मैन्योर को ऐड किया। मैन्योर यानी कि खाद अपनी अपने खेतों में, अपनी जो सॉइल है, खेतों की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें अभी जस्ट उसने क्या डाला है, खाद डाला है, ताकि जो सॉइल है और ज्यादा फर्टाइल हो सके। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जितनी मिट्टी जितनी ज्यादा उपजाऊ होगी, फसल उतनी अच्छी होगी। और फार्मर ने बच्चों से बताया कि जो व्हीट है, इसको मंडी में बेचने के बाद काफी अच्छा प्राइस मिलता है। और उस मंडी से या जो व्हीट है, जो गेहूं है, कहाँ पे जाता है, बहुत बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता है, जहाँ पे इससे आटे से ब्रेड और बिस्किट तैयार किया जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि एक प्लांट से ट्रांसफॉर्म होकर वह किसमें हो गया, एक फिनिश प्रोडक्ट में, यानी ब्रेड और बिस्किट में हो गया। तो दोस्तों यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट में, इसमें 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज। ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आता है? प्राइमरी एक्टिविटीज में वे सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से कनेक्टेड हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है वह कंसर्न है किससे? प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग से। अब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड का बनाना, वीविंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का सिलना। और इसके जो है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होता है? जो टर्शियरी एक्टिविटीज में दोस्तों, यह जो टर्शियरी एक्टिविटीज होती हैं, वे प्रोवाइड करते हैं क्या? सपोर्ट किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। किसके थ्रू? सर्विसेज के थ्रू। यानी टर्शियरी एक्टिविटीज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज के थ्रू, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। ये सारे जो हैं, ये टर्शियरी एक्टिविटीज के एग्जांपल हैं। ठीक है। और दोस्तों जो एग्रीकल्चर है ना, एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। जैसे एगर आर एग्री मीनिंग सॉइल, इसका मतलब एग्री का मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर जो है दोस्तों, वह एक प्राइमरी एक्टिविटीज है। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर्स को ग्रो करना, एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक को पालना, रियर करना। तो वर्ल्ड में 50% जो पर्सन है दोस्तों, यानी जो 50% पॉपुलेशन है, वे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसमें 2/3 जो है कि किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट और वाइटर फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो दोस्तों एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? कि सॉइल की जो टोपोग्राफी हो फेवरेबल हो, और जो क्लाइमेट हो वो भी फेवरेबल हो। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। तो जिस लैंड पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? अरेबल लैंड बोला जाता है। और इस अभी हम आगे मैप देखेंगे किस प्रकार से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वे कंसंट्रेटेड है उन्हीं रीजन में, वर्ल्ड के उन्हीं रीजन में जहाँ पे सुटेबल फैक्टर्स हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। से यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में दोस्तों, यहाँ पे भी जैसे सबसे पहले हम नॉर्थ में क्या में देखते हैं, ये वाला एरिया यहाँ पे कंसंट्रेटेड है पूरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और साउथ अमेरिका में देखेंगे तो बहुत कम है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत काफी कम है। अब उसके बाद यूरोप में देखो, यूरोप में भी काफी ज्यादा है। अब रशिया में आ जाओ, रशिया में तो है ही नहीं। रशिया में देखो केवल ये वाला एरिया जो कंसंट्रेटेड है इसी में है, और बाकी इधर है। अब चाइना में देख लो तो चाइना के केवल ईस्ट साइड पे, ईस्ट मार्जिन पे है, बाकी सारी एग्रीकल्चर यहाँ पे कोई क्रॉप आप नहीं ग्रो कर सकते। अब हमारे प्यारे देश इंडिया पे आ जाओ। इंडिया को देखो, सारा पार्ट हर जगह आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, केवल ये राजस्थान वाला पार्ट छोड़ दिया जाए थोड़ा सा तो। ठीक है। आगे देखते हैं फार्म सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ वर्ड दिए गए हैं कि जैसे एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करना, एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक को रियर करना। और इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोला जाता है, यानी कि सॉइल पे कल्टीवेशन करने का जो साइंस है, जो कल्टीवेशन करने का जो आर्ट है, और उसके अकॉर्डिंग क्रॉप को ग्रो रेज करना, यानी कि क्रॉप को ग्रो करना, और लाइफस्टॉक को रियर करना, इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोला जाता है। अब सेरिकल्चर क्या होता है?
कल्चर का मतलब अभी हमने देखा कि कल्टीवेशन होता है, ठीक है। अब सेरीकल्चर का क्या मतलब होता है? कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स। सिल्कवॉर्म्स की कॉमर्शियल रियरिंग करना, यानी कॉमर्स के पर्पज से, बेचने के पर्पज से, मार्केट में सेल करने के पर्पज से सिल्कवॉर्म्स को रियर करना। और यह क्या करता है, इससे सेरीकल्चर से क्या होता है कि जो फार्मर का इनकम होता है उसको सप्लीमेंट होता है, उसको उसमें सप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश की ब्रीडिंग करना, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक में और पॉन्ड्स में, यानी तालाब में। विटिकल्चर क्या होता है? ग्रेप्स का कल्टीवेशन करना। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वेजिटेबल ग्रो करना, फ्लावर ग्रो करना और फ्रूट ग्रो करना। किसके लिए? कॉमर्शियल यूज के लिए, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। देखते हैं फार्म सिस्टम क्या होता है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। जो एग्रीकल्चर या जिसको फार्मिंग भी बोलते हैं दोस्तों, उसको एज ए सिस्टम देखा जा सकता है कि यह एक क्या है, एक सिस्टम है। जो इसके इस सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं वे क्या है? सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर। और कुछ इसके प्रोसेस हैं, प्रोसेस जैसे कुछ ऑपरेशन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि इसको जोतना, सोइंग यानी बीज को बोना, इरिगेशन, वीडिंग और हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हमने क्या देखा? प्रोसेसिंग क्या होता है? पहले खेतों की जुताई की जाती है, बीज बोया जाता है, फिर इरिगेशन किया जाता है, उसके बाद वीडिंग किया जाता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग किया जाता है फाइनली। और इसके आउटपुट क्या है इस सिस्टम से? इस सिस्टम की आउटपुट क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री और प्रोडक्ट। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, इनपुट क्या है? मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, फिर उसके बाद प्रोसेस में क्या आ गया? प्लॉइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, फिर आउटपुट में क्रॉप्स, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हमने फार्मिंग देख लिया कि फार्मिंग एक सिस्टम है। तो अब देखते हैं कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, जो फार्मिंग है वो पूरे वर्ल्ड में वेरियस फेज में प्रैक्टिस किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। तो दोस्तों, जियोग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पे, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस की बेसिस पे, यानी कि प्रोडक्शन का डिमांड कितना ज़्यादा है या और कैसा है, लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बेसिस पे जो फार्मिंग है उसको दो मेन टाइप में डिवाइड किया जा सकता है या क्लासिफाई किया गया है। वो कौन से टाइप है? सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। दो, यानी कि जो फार्मिंग है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, पहला सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब सबसे पहले देखते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है दोस्तों, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वह किस लिए की जाती है? फार्मर्स की जो फैमिली होती है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी जो किसान की फैमिली होती है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ट्रेडिशनली इसमें क्या होता है कि लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। स्मॉल आउटपुट का मतलब इससे छोटा, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, यानी थोड़ा सा प्रोडक्शन होता है। तो ट्रेडिशनली क्या होता है? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और हाउस होल्ड लेबर का यूज किया जाता है एक छोटा सा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। आउटपुट अभी हमने देख लिया, क्रॉप्स, वूल, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारे क्या है? आउटपुट है। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है दोस्तों उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और अभी देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में दोस्तों की ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज किया जाता है, यानी नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है खेतों में इंस्टेड ऑफ केमिकल, ठीक है। यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है, नेचुरल मैन्योर का यूज किया जाता है, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है दोस्तों, तो फार्मर उसमें क्या करता है? एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे वो कल्टीवेट करता है सिंपल टूल्स का यूज करके और मोर लेबर का यूज करके, ठीक है। समझना, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि फार्मर एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करता है सिंपल टूल्स का यूज करके और मोर लेबर पावर यूज करके, ठीक है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing up more than one crop annually on the same plot। तो और इसमें क्या होता है कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट ऐसे क्लाइमेट में जब ज्यादातर दिन में क्या होता है? धूप होती है तगड़ी, और जो सॉइल होती है काफी फर्टाइल होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो एक सेम प्लॉट में एक साल में कई क्रॉप को ग्रो कर पाता है, ठीक है। और राइस जो है वह मेन क्रॉप है,
ठीक है, राइस क्या है, मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप जो इसमें आती है, वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो दोस्तों जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो कहाँ पर प्रिवेलेंट है, यानी कहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, वह साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के मानसून रीजन के थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में। ठीक है, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वह साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के मानसून रीजन के थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में प्रीवेलेंट है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो दोस्तों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या आता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। अब सबसे पहले देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन का जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज है वहाँ पे, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ ये जो एरियाज है यहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल होता है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है, जो वेजिटेशन होती है बहुत जल्दी रीजनरेट होती है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, एक प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर कर दिया जाता है पेड़ों को काट कर, और उसके बाद उसको बर्न कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, और जो राख बचती है उनमें क्या होता है, उसको रॉक में जो है कि जो जैसे कि एक मान लो प्लॉट है, इस प्लॉट को उन्होंने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, तो इस प्लॉट में जो जितने पेड़ थे उसको काट दिया, उसके बाद इसको जला दिया। अब जो राख बची, इसी राख में उन्होंने बीज डाल दिया, यानी सीड्स को ऐसे स्कैटर कर दिया और उसको फिर मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद जो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती है, मेज, यम, पोटैटोस एंड कसावा। आफ्टर द, जब जो सॉइल होती है दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट जो है परमानेंटली इसमें हर ईयर जो है कि आप इसमें कल्टीवेशन करते रहो। जब एक टाइम आता है जब यह जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, अपनी फर्टिलिटी खो देती है, लोग क्या करते हैं, इस एरिया को छोड़ देते हैं, ये जो प्लॉट ऑफ लैंड था इसको छोड़ देते हैं, वे दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं, वहां पे फिर सेम काम करते हैं कि जो प्लॉट ऑफ लैंड होता है उसमें जो पेड़ होते हैं उसके काट देते हैं, फिर उसको जला देते हैं, फिर सेम कल्टीवेशन करते हैं। इसी प्रकार से भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, और जब देखेंगे कि यहाँ का मान लो यहाँ का फर्टिलिटी लॉस हो गया, फिर इस एरिया को छोड़ देंगे, फिर जब तक इस एरिया में आएंगे तब तक इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो वापस आ जाती है। ठीक है, यानी जब फर्टिलिटी लॉस हो जाती है तो क्या करते हैं, लैंड को अबंडन कर देते हैं, कल्टीवेटर मूव टू द न्यू प्लॉट, वे न्यू प्लॉट पे मूव कर जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही स्लैश और बर्न का एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि जो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर वो डिफरेंट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, मेक्सिको में मिल्पा बोला जाता है, ब्राजील में रोका बोला जाता है, और मलेशिया में लतंग बोला जाता है। अब आता है नोमैडिक हर्डिंग। दूसरा टाइप क्या था, नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग दोस्तों सेमी अरिड और अरिड रीजन किसके, सहारा के सेमी और सेमी अरिड रीजन में होता है, सहारा जो ये डिजर्ट है। ठीक है, और सेंट्रल एशिया में और इंडिया के भी कुछ पार्ट में होता है, जैसे कि राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में। तो इन दिस इस टाइप की नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है दोस्तों, जो हर्डमैन होते हैं वे प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपने एनिमल के साथ, किस लिए, फॉडर और वाटर के लिए, अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। ये डिफाइंड रूट के अलॉन्ग जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ पे मन में आया वहीं पे चल दिए, क्योंकि एक इनको ट्रेडिशनली ये करते रहते हैं तो इनको आइडिया हो जाता है इस रूट पे यहाँ पे इनके एनिमल के लिए वाटर मिल सकता है और फॉडर फॉडर मिल सकता है, यानी चारा मिल सकता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट एंड टेरेन। तो सीधी सी बात है, इस टाइप का मूवमेंट कैसे अराइज होता है, जो क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट और टेरेन के हिसाब से, यानी क्लाइमेटिक बहुत ही जो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही वर्ष होता है, बारिश होती नहीं, टेरेन भी थोड़ा यानी कि फर्टाइल नहीं होता। अब डिजर्ट एरिया में क्या होगा, शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर। तो इस एरिया में क्या होते हैं, कौन से एनिमल पाले जाते हैं, शीप, कैमल, याक और गोट्स। वे क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइड और अदर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, हडर को और उनकी फैमिलीज को। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा ये आपको रेगिस्तान एरिया में मिल जाएंगे, इस प्रकार से ऊँट लेके सब नोमैडिक हडर जाते रहते हैं। बात है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और एनिमल्स को रियर किया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, और जो जितने एरिया में यह कल्टीवेशन किया जाता है, जो कैपिटल यूज किया जाता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी लार्ज कैपिटल यूज किया जाता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़े प्लॉट पे कल्टीवेशन किया जाता है और इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसे लगाए जाते हैं वो भी काफी लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, जो ज्यादातर जो काम होता है मशीन द्वारा किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या आता है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कॉमर्शियल फार्मिंग में आते हैं क्या क्या,
कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। अभी आगे हम इन सारे के बारे में डिटेल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक शुगर केन प्लांटेशन है, तो कितनी एक लार्ज लेवल कितना बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड को यूज किया गया है, तो एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में दोस्तों क्रॉप्स को किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए ग्रो किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए, यानी मार्केट में सेल करने के लिए। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स। तो व्हीट यानी कि गेहूं और मेज जो है कि कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो दोस्तों जो मेजर एरिया जहाँ पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किया जाता है वह है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमने इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ क्लास 7 की, आप ज्योग्राफी में जाके प्लेलिस्ट में आप नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर 6 देख सकते हो। उसमें तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड है दोस्तों वे पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूडनल रीजन में। ठीक है, मिड लैटिट्यूडनल रीजन में पाए जाते हैं और यह कंटिनेंट के इनर पार्ट पे पाए जाते हैं। इनर पार्ट द सेंस कंटिनेंट के अंदर पाए जाते हैं, ना कि उसके आउटर पार्ट पे या कोस्टल रीजन में। ठीक है, these areas are sparsely populated with large farms spreading over 100 of hectares। जो ये एरियाज होते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती। तो लार्ज फार्म जो फार्म्स होते हैं बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जो कि 100 ऑफ हेक्टेयर जो है फैले होते हैं, कई सौ हेक्टेयर में फैले होते हैं। सिवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन। तो जो इनका ग्रोइंग सीजन होता है ना, जब काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो ग्रोइंग सीजन को रिस्ट्रिक्ट करता है। एंड मतलब इनको अच्छे से ग्रो नहीं होने जाता है, जो फसल होती है ग्रो नहीं हो पाती। एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, इसलिए क्योंकि ग्रोइंग सीजन में जब इनको ग्रो होना होता है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो ये ग्रो नहीं हो पाते उतना फास्ट जितना होना चाहिए इनको। इस वजह से एक साल में वहाँ पे केवल सिंगल क्रॉप ग्रो हो सकती है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में जो लैंड होती है दोस्तों वह किस लिए यूज की जाती है, ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। तो मिक्स्ड फार्मिंग में लैंड का यूज फूड और फूडर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और लाइवस्टॉक को रियर करने के लिए किया जाता है। तो यह कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि जो मिक्स्ड फार्मिंग है वह कहाँ पे की जाती है, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो दोस्तों प्लांटेशन भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग का टाइप है जहाँ पे सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन और जहाँ पे एक सिंगल टाइप की फार्मिंग की जाती है, यानी सिंगल टाइप के क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफी, शुगर केन यानी कि गन्ना, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन, इनको ग्रो किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसके लिए अब एक लार्ज स्केल पे आप कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए और लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, लेबर चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लेबर और कैपिटल की जरूरत पड़ती है इसके लिए। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ। जो उसके प्रोड्यूस होते हैं उनको जो प्रोसेसिंग होता है उनका फार्म पे ही किया जा सकता है, यार नियर बाय जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो सीधी सी बात है, तो इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप बनाना प्लांटेशन देख सकते हैं। जो मेजर प्लांटेशन है दोस्तों वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन कौन से हैं। अब ये अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर है, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो और यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है 23.5 डिग्री साउथ से। तो इसकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर के बीच का रीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर इक्वेटर के बीच का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिक्स। ठीक है, मेजर प्लांटेशन जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जैसे रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, इसके जो है कि एग्जांपल्स हैं मेजर प्लांटेशन के। मेजर क्रॉप्स, आखिर में जो मेजर क्रॉप्स हैं वे कौन कौन से हैं, और लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर गोइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो दोस्तों ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है डे बाय डे ग्रो हो रही है, तो उस ग्रोइंग पॉपुलेशन के जो ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एक लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है।
और जो क्रॉप्स होती हैं दोस्तों, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो। ठीक है, जैसे मेजर फूड क्रॉप्स क्या क्या है, व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप। जूट और जो कॉटन है ये क्या है, ये फाइबर क्रॉप्स हैं। तो दोस्तों जो राइस है वह मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड का, यानी वर्ल्ड का सबसे मेजर फूड जो क्रॉप है वह राइस है। और ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का। ट्रॉपिकल रीजन हमने देख लिया, जो सब ट्रॉपिक्स होता है वो ट्रॉपिक्स से नॉर्थ और साउथ में होता है। ठीक है, यानी ट्रॉपिक आप कैंसर से अबाउट 35 डिग्री ले लो, और ट्रॉपिक आप कैप्रिकॉन से भी 30 to 35 डिग्री। राइट नीड्स हाई टेम्परेचर। तो दोस्तों जो राइस होता है, जो चावल होता है, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। उसको ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल की जरूरत होती है। ठीक है, यानी टेम्परेचर भी हाई चाहिए इसको, ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए और रेनफॉल भी हाई चाहिए। और यह अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से कहाँ पे ग्रो होती है, एलुवियल क्ले सॉइल में। और एलुवियल क्ले सॉइल जो कि वाटर को क्या कर सकती है, रिटेन कर सकती है। चाइना जो है कि राइस के प्रोडक्शन में सबसे सबसे आगे है, यानी सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया में, फिर जापान में, फिर श्रीलंका में, फिर इजिप्ट में। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। तो सीधी सी बात है, जैसे हमने देखा, जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है तो वहाँ पे फसल जो होती है काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती है। तो जैसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में यहाँ पे एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स जो है कि ग्रो कर सकते हो आप। वीट यानी कि गेहूं। वीट है उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। जब यह ग्रो होता है, यानी जो गेहूं होता है दोस्तों, जब यह ग्रो हो रहा हो उस टाइम इसको मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत होती है। बट जब इसके हार्वेस्टिंग की टाइम आती है, इसको इसकी कटाई की टाइमिंग आती है ना, तो ब्राइट सनशाइन की जरूरत पड़ती है, बहुत तेज धूप की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे वीट हार्वेस्टिंग देख सकते हो, पूरी फसल जो पक चुकी है एकदम एकदम। यहाँ पे देख रहे हो एक कचरा जैसा निकल रहा है ना, तो जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब कड़वी धूप रहती है तो ये पूरा सूख जाता है, यानी ड्राई हो जाता है। तो ये मशीन है, ये मशीन क्या करती है, ऐसे चलती रहती है, रोटेट होती रहती है, तो गेहूं को अपने अंदर जो प्लांट होते हैं लेती रहती है। और यहाँ से क्या आता है, यहाँ से गेहूं आता है। ठीक है, यहाँ से गेहूं, यहाँ पे ट्रॉली आएगी, लगेगी, यहाँ पे गेहूं गिराएगा, या नीचे जहाँ पे भी इसको स्टोर करना हो, फिर नीचे से जो डंठल होता है इसका निकलता चला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब गेहूं ग्रो होता है, उस इसके ग्रोइंग सीजन में, इसको ग्रोइंग के टाइम में जब यह ग्रो हो रहा हो तो इसको मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। और जब इसको काटने का टाइम आता है, इसको तगड़ी धूप की जरूरत पड़ती है। और यह अच्छे तरीके से कहाँ पे ग्रो होती है, गेहूं ग्रो होता है वेल ड्रेन लॉमी सॉइल में। वीट इज ग्रोन, जो वीट है, जो गेहूं है, एक्सटेंसिवली कहाँ पे ग्रो किया जाता है, यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में जो कि नॉर्थ साउथ अमेरिका में है, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में। और इंडिया में गेहूं कब ग्रो किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा, या विंटर के टाइम में इसको ग्रो किया जाता है। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन के नाम से, यानी कि कोर्स मतलब काफी मोटा अनाज, काफी मोटा ग्रेन। ठीक है, कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है, इसको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। और यह लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल पे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। यह क्या है, एक हार्डी क्रॉप है जो जिसको कि लो रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, जिससे ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, बाजरा कल्टीवेशन। यह क्या है, यह मिलेट्स है, जो है कि कोर्स ग्रेन है। ठीक है, अदर जो कंट्रीज है, यानी कि इनको इंडिया में तो ग्रो किया जाता है, और अदर जो कंट्रीज है जहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है, नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। देखते हैं मेज। मेज को क्या जरूरत पड़ती है, मेज को मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन की जरूरत पड़ती है। और इसको वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेज कहाँ पे ग्रो किया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, ब्राजील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया में और मैक्सिको में। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मेज। ठीक है, मेज को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, आपको देखते होंगे मार्केट में सब बेचते हैं। तो इसमें ना डिफरेंट टाइप के बीज होते हैं, बहुत में सिंगल रहते हैं, बहुत में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के बीज रहते हैं। तो दोस्तों मेज कल्टीवेशन में क्या करते हैं कि इसको जो पूरा प्लांट है इसको काट देते हैं, फिर यहाँ पे इसका जो मेज रहता है, जो कॉर्न रहता है, यहाँ पे लगता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लगता है इसके एकदम ऊपर। कॉटन, कॉटन को क्या रिक्वायर होता है, कॉटन को ग्रो होने के लिए कॉटन को हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 200 टू 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत पड़ती है, और ब्राइट सनशाइन की जरूरत पड़ती है इसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, यानी कि इसको हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 200 टू 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और काफी तगड़ी धूप की जरूरत पड़ती है। यह सबसे अच्छे से कहाँ पे ग्रो होती है, ब्लैक और एलुवियल सॉइल पे।
चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट जो है कि लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, कॉटन के। इट यह जो है एक मेन रॉ मटेरियल है कहाँ का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है। जूट, जूट को दोस्तों गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, या जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। यह कहाँ पे ग्रो होती है, वेल अच्छे तरीके से एलुवियल सॉइल पे। और जूट को किसकी जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की, हैवी रेनफॉल की और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है इसको ग्रो होने के लिए। ठीक है। तो यह जो क्रॉप है दोस्तों ट्रॉपिकल एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है कि लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के, यानी इंडिया और बांग्लादेश में वर्ल्ड के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा जो है कि जूट होता है, प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रोडक्शन में सबसे आगे है। कॉफी, कॉफी को क्या रिक्वायर है, मतलब कॉफी को ग्रो होने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, वार्म और वेट क्लाइमेट का और वेल ड्रेन लोमी सॉइल का। हिल स्लॉप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो कॉफी को ग्रो करने के जो हिल स्लॉप्स होता है ना, वह सबसे सूटेबल लैंड है, वह सबसे सूटेबल है जहाँ पे कॉफी को ग्रो किया जा सकता है। जो ब्राजील है दोस्तों वह लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया, यानी ब्राजील में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्या, कॉफी। यहाँ पे देख सकते हैं कॉफी प्लांटेशन। टी, चाय की खेती, टी की खेती, टी प्लांटेशन, हमने बहुत बार सुना है ये वर्ड। टी इज अ बीवरेज क्रॉप। टी जैसे कि हम जानते हैं टी क्या है, एक बीवरेज क्रॉप है, एक पीने वाली क्रॉप है, इसको पिया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, जो कि जिसको कहाँ पे ग्रो किया जाता है, प्लांटेशन में। प्लांटेशन क्या होता है पता है, प्लांटेशन में कि एक अगर कोई प्लॉट है ना दोस्तों, जैसे अभी हमने बोला ना टी प्लांटेशन, हमने कई बार वर्ड सुना होगा आपने। तो टी प्लांटेशन में क्या होता है कि पूरे एरिया में क्या किया जाता है, एक ही टाइप का प्लांट लगाया जाता है, यानी केवल टी का प्लांट लगाया जाएगा और रो में, एक स्ट्रेट रोज में लगाया जाएगा इनको, एक स्ट्रेट रोज में, तो इसको प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसलिए टी, जो टी है उसको किसमें ग्रो किया जाता है, प्लांटेशन में। इसको टी को किसकी जरूरत पड़ती है, कूल क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल की जरूरत पड़ती है पूरे साल। ठीक है। इनके टेंडर लीव्स जो होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनको ग्रो करने के लिए, और इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल। तो इनको किसकी जरूरत पड़ती है, वेल ड्रेन लोमी सॉइल की और जेंटल स्लोप्स की। ठीक है। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव। तो काफी, क्योंकि इनकी पत्तियां निकालनी पड़ती हैं, ठीक है, पत्तियां, प्लांट्स नहीं, तो इसमें काफी लार्ज नंबर्स में लेबर की जरूरत पड़ती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। केन्या हो गया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या, बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की टी का बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जैसे टी प्लांटेशन देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो दोस्तों एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड, उसके ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के जो एफर्ट लगाए जाते हैं उसको हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो कि डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जो फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो कोशिश की जाती है, जो एफर्ट लगाए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, उसको हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो यह बहुत सारी कई वेज में इसको अचीव किया जा सकता है, जैसे कि क्रॉप्ड एरियाज को क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं उनको क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो किया जाए। इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए उसमें कुछ, और फर्टिलाइजर्स का यूज करके। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड का यूज किया जाए, मतलब कि जो अच्छा फसल दे, अच्छा जो प्रोड्यूस दे। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो तो दोस्तों एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो इसका अल्टीमेट एम क्या है दोस्तों, कि फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाए, जो फूड सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है। तो दोस्तों फूड सिक्योरिटी क्या होता है, हमने देखा था फूड सिक्योरिटी की जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसका जो अल्टीमेट एम है वो है कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। तो दोस्तों फूड सिक्योरिटी तभी एग्जिस्ट करता है जब सारे लोगों को सारे टाइम, मतलब सारे लोगों को हर टाइम एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए, यानी एक
एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए उनकी जो डायरेक्टरी नीड्स हैं और उनके जो फूड प्रेफरेंसेस हैं उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंट सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस हो। ठीक है, तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्लेसेस पे डेवलप हुआ है। और डेवलपिंग कंट्रीज द सेंस ऐसी कंट्री जो कि अभी डेवलप कर रही है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, या हिंदी में इसको बोलते हैं विकासशील देश। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट के रास्ते पे हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वे यूजुअली क्या करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे क्रॉप्स को एक स्मॉल होल्डिंग्स पे छोटे से प्लॉट पे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और मोस्टली किसके लिए, सब्सिस्टेंस के लिए, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, यानी कि अपने खाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो दोस्तों कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए जो लार्जर होल्डिंग्स होती हैं वे ज़्यादा सूटेबल होती हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों दो केस स्टडीज है, किसके फार्म के दो केस स्टडीज से हम देखते हैं। वन फार्म इंडिया, एक केस इंडिया का, दूसरा यूएसए का। तो चलो हम लेट अस अंडरस्टैंड, चलो हम समझते हैं क्या अबाउट एग्रीकल्चर के बारे में इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। अब यूएसए क्या है, डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप हो चुकी है। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। अब फार्म इन इंडिया, एक छोटा सा गांव है दिलाबाद जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के। मुन्ना लाल एक छोटा सा फार्मर है जो कि इस गांव में रहता है, जिसके पास फार्म लैंड है कितना, 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, और जो इसका घर है एकदम मेन विलेज में है। और वह क्या करता है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स जो है कि परचेस करता है मार्केट से एवरी अल्टरनेट ईयर। ठीक है, लैंड जो है काफ़ी फर्टाइल है। और वह क्या ग्रो करता है, एक साल में एटलीस्ट 2 क्रॉप ऑफ ग्रो करता है, जो कि नॉर्मली क्या होती है, वीट या राइस यानी कि गेहूं या चावल होता है, और क्या होता है, पल्स होता है यानी कि दाल। जो फार्मर्स है, जो या फार्मर जो मुन्ना लाल है, वह क्या करता है, एडवाइस लेता है किसकी, अपने दोस्तों की, अपने एल्डर्स की, और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं उनसे भी रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। तो दोस्तों मुन्ना लाल क्या करता है, ट्रैक्टर का यूज करता है, ट्रैक्टर रेंट पे लेता है अपने खेतों को जोतने के लिए, जबकि उसके कुछ दोस्त हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं खेतों को जोतने के लिए, किसका, बुलॉक्स का यूज करते हैं, यानी बैल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हल है, ये किसान एक पीछे इसको ऐसे पकड़ा रहता है, इसके बाद बैल जो है कि आगे चलता रहता है। ठीक है, वहाँ पे एक ट्यूबवेल भी है नियर बाई फील्ड में, विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट फिश। तो वह ट्यूबवेल का यूज रेंट पे लेता है, उसका यूज करता है इसीलिए अपने खेतों को इरीगेट करने के लिए। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलोज भी हैं, 2 भैंस, यानी कि 2 भैंस हैं और कुछ हेंस भी हैं। वह क्या करता है, मिल्क को, जो दूध है उसको कोऑपरेटिव स्टोर में, जो कि नियर बाई टाउन में लोकेटेड है, वहाँ पे सेल करता है। कोऑपरेटिव जो स्टोर होते हैं ना, वो कई लोगों के द्वारा ओन किए जाते हैं, एक सोसाइटी के द्वारा, एक कोऑपरेटिव मतलब कई लोगों के द्वारा ओन किए जाते हैं। ठीक है, और वह जो मुन्ना लाल है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। तो वह कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग उसको एडवाइस करते रहते हैं, अगर टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स की, उसके एनिमल के लिए किस टाइप का फॉडर अभी अच्छा रहेगा। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ, और सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताते हैं, उसके जो लाइफ स्टॉक है उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बताते हैं। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन में एक तो दोस्तों नॉर्मली इंसेमिनेशन में क्या होता है कि मान लो कि कोई फीमेल एनिमल है, उसका फीमेल एनिमल में जो सीमेन जाएगा, उसके जो उसका जो ट्रैक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जहाँ से उसका बच्चा आता है, तो उसमें सीमेन कहाँ से जाएगा, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से जाएगा। पहला तो ये होगा। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें क्या किया जाता है, जो फीमेल एनिमल होती है उसके जो उसका जो ट्रैक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें सीमेन इंट्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली, एक सिरिंज के थ्रू। ठीक है, सिरिंज के थ्रू। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यही मतलब है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटी। तो जितने भी फैमिली के मेंबर हैं मुन्ना लाल की हेल्प करते हैं वेरियस फार्म एक्टिविटीज में। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम बैंक, समटाइम्स वह बैंक से क्रेडिट लेता है या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से एचवाईवी सीड्स और इम्प्लीमेंट्स के लिए। एचवाईवी सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कि जो प्रोड्यूस होता है दोस्तों वह सेल करता है कहाँ पे, मंडी में, जो कि नियर बाई टाउन में लोकेटेड है। जबकि जो मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स है डू नॉट हैव द लाइक स्टोरेज फैसिलिटी। तो जब जो मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स है, जो किसान है, उनके पास अनाज को रखने का जगह नहीं है, कोई स्टोर नहीं है, तो इसलिए उनको मजबूरन सेल करना पड़ता है अपनी फसल को, जब मार्केट जो उनके फेवर में नहीं है, यानी कि जब मार्केट में रेट काफ़ी कम होता है, तो वो चाहे तो अगर उनके पास स्टोर है वो अपने स्टोर में रख दें, बाद में इसको सेल करेंगे जब रेट हाई जाएगा। बट क्योंकि इनके पास ज़्यादातर किसानों के पास स्टोरेज टैंक या स्टोरेज रखने की जगह होते नहीं है, स्टोरेज होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, बेच देते हैं। जबकि
जो मार्केट है फेवरेबल इनके फेवर में नहीं है। इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। तो दोस्तों रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने काफ़ी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करने के। अब फार्म इन द यूएसए, अभी हम डेवलप कंट्री यूएसए के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो एवरेज साइज है फार्म का यानी लैंड का यूएसए में वह बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लार्जर है कंपेरिजन देन इंडियन फार्म का। एक टिपिकल फार्म साइज जो है यूएसए में वह है अबाउट 250 हेक्टेयर्स। जो फार्मर्स होते हैं वे जनरली क्या करते हैं, फार्म में ही रहते हैं। जो मेजर क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं यहाँ पे कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन और शुगर बीट। शुगर बीट यानी कि चुकंदर, ठीक है। जो होरान एक फार्मर है जो कि मिड वेस्ट यूएसए में रहता है। कहाँ पे? योवा स्टेट में। यूएसए का एक योवा स्टेट है, वहाँ पे वह मिड वेस्ट यूएसए में रहता है, एक फार्मर है। उसके पास 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स है। कितनी हेक्टेयर्स लैंड है? 300 हेक्टेयर्स। तो दोस्तों जो जॉय हुरान है वह अपने खेतों में जो उसका लैंड है, जो उसकी फील्ड है, उसमें कॉर्न को तभी ग्रो करता है जब वह मेक श्योर कर लेता है कि जो यहाँ की जो सॉइल है और जो यहाँ के वाटर रिसोर्सेस हैं वे जो कॉर्न है उसकी नीड्स को पूरा कर देंगी, ठीक है। तभी वह ग्रो करता है। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द। तो एडिक्वेट मेजर्स यूज किए जाते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए? पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो ऐसे पेस्ट जो कि क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही चेंज द सॉइल, वो टाइम टू टाइम अपना जो सॉइल सैंपल होता है उसको लेबोरेटरी में, टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता रहता है चेक करने के लिए कि न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें सॉइल में वो सफिशिएंट है या नहीं है। द रिजल्ट्स हेल्प जो होरान टू प्लान है साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। तो जो इसका रिजल्ट आता है उससे जो होरान है उसको हेल्प मिलता है एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम प्लान करने में। उसका जो कंप्यूटर है दोस्तों वह सैटेलाइट से लिंक्ड है। यहाँ तो हमारे इधर फार्मर है उनको पता ही नहीं कंप्यूटर के बारे में, तो हम लोग काफ़ी भी पीछे हैं, ठीक है। विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। तो सैटेलाइट के थ्रू इसके पूरा प्रिसाइज पिक्चर मिल जाता है इसकी फील्ड का, इसकी खेत का। इससे क्या होता है उनको काफ़ी मदद मिल जाती है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने में। अब जैसे यहाँ पे देखो स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड, इतना बड़ा बड़ा फार्म होता है, अगर इस फार्म में कौन, जैसे कितना बड़ा बड़ा फार्म होगा, इसमें अगर मशीनरी का जैसे हमारे यहाँ के डब्बे जैसा ऐसा रहेगा उसी से छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है। बट वहाँ पे ड्रोन का यूज किया जाता है यूएसए में। देखो यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ पे एक फ्लैग लेके बंदा खड़ा रहेगा, मतलब यहीं तक छिड़काव करना है, तो ड्रोन का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, खेतों में। तो इससे उनको मदद मिल जाती है कि कितना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करें वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड ही। और वह क्या यूज करता है? ट्रैक्टर्स का यूज करता है, सीड ड्रिल्स का यूज करता है, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर का यूज करता है और थ्रेशर का यूज करता है तो वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज आर डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी। तो जो ग्रेन होता है दोस्तों एक उसको ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में स्टोर किया जाता है या तो उसको डिस्पैच कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है कहाँ पे? मार्केट एजेंसीज में। द फार्मर इन यूएसए, जो यूएसए के फार्मर दोस्तों वे एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 4.1 में मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग एंड यूएसए। तो हमने यूएसए का सीन देखा, यानी यूएसए में किस प्रकार से फार्मिंग हो रही है, और हमने हमारी कंट्रीज में देखा, ठीक है। तो इससे कंपेयर करो कि यूएस कितना आगे है। वे लोग डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे ही नहीं है, तो इसलिए हम डेवलपिंग कंट्रीज अभी हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।